कक्षा 11 रसायन विज्ञान अध्याय 1 का वीडियो नंबर 2। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 का रसायन विज्ञान अध्याय 1 का वीडियो नंबर 2। ठीक है दोस्तों, इसके पहले मैंने वीडियो नंबर 1 में ही आप लोगों को द्रव्य की संरचना बता दी है, वहाँ से जाके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, द्रव्य 2 भागों में विभाजित किया गया था, भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, भौतिक वर्गीकरण में भी बहुत से पार्ट थे, रासायनिक वर्गीकरण में बहुत से पार्ट हैं। ठीक है, तो भौतिक वर्गीकरण को 3 भागों में बांटा गया था या 3 पार्ट में बांटा गया था। कौन कौन से? ठोस, द्रव, गैस। ठीक है दोस्तों, इसको हमको बारी बारी से पढ़ना है कि ठोस, द्रव, गैस होते क्या हैं, और यह चीज़ें आप लोग 9th से ही पढ़ते आ रहे हैं या यूँ कहिए 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो चलिए अब समझते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको पहला क्या पढ़ना है? भौतिक वर्गीकरण। तो भौतिक वर्गीकरण के आधार पर चलिए इसको लिख लेते हैं। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर, भौतिक वर्गीकरण के आधार पर द्रव्य को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए द्रव्य को 3 भागों में विभाजित किया गया है, यानी भौतिक वर्गीकरण को। तो देखिए द्रव्य क्या होते हैं? ठोस, द्रव, गैस। आपको पहला पढ़ना है, पहला आपका क्या हो जाएगा? ठोस, दूसरा आपका हो जाएगा द्रव, और तीसरा आपका हो जाएगा गैस। चलिए ठीक है दोस्तों, अब हमको पढ़ना है किसके बारे में? ठोस के बारे में। देखिए किसके बारे में पढ़ना है? अब हमको पढ़ना है ठोस। ठोस को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सॉलिड। ठीक है, देखिए ठोस होता क्या है? द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन एवं आकार निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं? ठोस कहलाते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जिसका आयतन तथा आकार निश्चित होता है ठोस कहलाता है या ठोस अवस्था कहलाती है। ठीक है दोस्तों, जिसका आयतन तथा आकार, सॉरी बच्चों गलत हो गया, आयतन तथा आकार निश्चित होता है, ठोस अवस्था कहलाता है। ठीक है, ठोस अवस्था कहलाता है, जिसका आयतन तथा आकार निश्चित होता है, ठोस अवस्था कहलाता है। इस अवस्था में ठोस के कण अत्यधिक निकट होते हैं या अत्यधिक निकट स्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, अत्यधिक निकट स्थित होते हैं। देखिए ठोस जो होता है क्या होता है? जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है, ठोस अवस्था कहलाती है या ठोस कहलाता है। इस अवस्था में क्या होता है कि जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे के बहुत ही पास होते हैं, अत्यधिक निकट होते हैं, जिसके कारण वह गति नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसमें अंतरा अणु को जो स्थान होता है बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो उसको लिख लेते हैं। इसमें
अंतराणुक स्थान बहुत कम होता है। ठीक है दोस्तों, बहुत क्या होता है, अंतराणुक स्थान बहुत कम होता है, जिसके कारण ये स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर सकते। यहाँ पे कामा लगा दीजिए। ठीक है, जिसके कारण ठीक है दोस्तों, जिसके कारण यह स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, चलिए इतना रहने दीजिए। इसका उदाहरण लिख लीजिए। देखिए, जैसे में क्या होता है, ईंट, किताब, जितनी भी ठोस वस्तुएं हैं वह ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, जिनके आकार और आयतन निश्चित होते हैं। ईंट कितनी लंबी, कितनी चौड़ी, कितनी मोटी, उसको हम अच्छी तरह नाप सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वह कम बेसी नहीं होता, इसलिए उसका आयतन और आकार निश्चित होता है। हम किताब भी खरीदते हैं, कुर्सी, मेज आदि। ठीक है दोस्तों, देखिए जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं उनका आयतन और आकार निश्चित होता है, जिन्हें हम माप कर अच्छी तरह बता सकते हैं कि कितने लंबे, कितने चौड़े और कितने मोटे हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो था हमारा ठोस का डिफिनेशन। अब आते हैं दूसरा नंबर, क्या आपका, द्रव। ठीक है, दूसरा नंबर आपका हो गया द्रव। ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं लिक्विड। देखिए दोस्तों, जिसका यह परिभाषा क्या हो गया, जिसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, जिसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है, जिसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है, क्या कहलाती है, द्रव अवस्था कहलाती है। ठीक है दोस्तों, देखिए सेम डिफिनेशन वही लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखिए ठोस के कण अत्यधिक निकट स्थित होते हैं, तो इसमें लिख सकते हैं द्रव के कण ठोस की अपेक्षा, ठीक है, द्रव के कण ठोस की अपेक्षा थोड़ा दूर दूर होते हैं। क्या लिख सकते हैं, द्रव के कण ठोस की अपेक्षा थोड़ा दूर दूर होते हैं, ठीक है, इनमें अंतरालों का स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। इनके मध्य आकर्षण बल कम होता है। ठीक है दोस्तों, कहा जिसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है, द्रव अवस्था कहलाती है। द्रव के कण ठोस की अपेक्षा थोड़ा दूर दूर होते हैं, इनके मध्य आकर्षण बल कम होता है। ठीक है, जैसे में लिख लीजिए आप लोग। देखिए, जैसे में आपका हो गया जल, दूध, तेल। ठीक है दोस्तों, इसका आयतन निश्चित होता है कि हम कितना पानी ले रहे हैं, कितना दूध ले रहे हैं, कितना तेल ले रहे हैं, लेकिन इसका आकार निश्चित नहीं होता। हम जिस बर्तन में रखते हैं वह उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया आपका द्रव की परिभाषा। अब तीसरा आपका है गैस। चलिए दोस्तों, तीसरा नंबर आपका गैस है। ठीक है, इसका हो गया कि जिसका
जिसका आयतन तथा आकार दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसका आयतन तथा आकार दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं, गैस अवस्था कहलाती है। गैस अवस्था कहलाती है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसके जो है अणु होते हैं यह बहुत दूर दूर होते हैं और इनके मध्य आकर्षण बल बहुत क्षीण होता है। ठीक है दोस्तों, आप लिख लीजिए इसमें, इस अवस्था में अणु लिख दीजिए गैस के अणु। इस अवस्था में गैस के अणु के मध्य आकर्षण बल, ठीक है दोस्तों, आकर्षण बल बहुत क्षीण होता है। ठीक है, बहुत क्षीण होता है, नाम मात्र बहुत क्षीण होता है। ठीक है दोस्तों, तो इतना डिफिनेशन तो बहुत है, अब और भी बना के आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे में लिख लीजिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वायु आदि। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए हवा चलती है तो इसके अणु स्वतंत्र अवस्था में इधर उधर गति करते हैं, चाहे जिस रूप में चाहे जिस दिशा में गति करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इसका आकार और आयतन निश्चित नहीं होता। हम इसको बता नहीं सकते कि यह कितना भारी कितना वजन है, नहीं बता सकते। हम तो पेड़ों के पत्तों को देखकर महसूस करते हैं कि हवा चलती है। तो दोस्तों ये तो आपका था भौतिक वर्गीकरण। अब आते हैं रासायनिक वर्गीकरण में। ठीक है दोस्तों, अब क्या आपका है रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण आपका खत्म। यह है आपका रासायनिक वर्गीकरण। द्रव्यों को रासायनिक संगठन के आधार पर, देखिए यहाँ पे आप लिख दीजिए, द्रव्यों को रासायनिक संगठन के आधार पर, ठीक है, द्रव्यों को रासायनिक संगठन के आधार पर निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों द्रव्यों को रासायनिक संगठन के आधार पर निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहला आपका है शुद्ध पदार्थ। सबसे पहला आपका क्या है? शुद्ध पदार्थ। ठीक है दोस्तों, प्योर सब्सटेंस करा कि देखिए शुद्ध पदार्थ होता क्या है कि वे पदार्थ जिनके प्रत्येक भाग का संगठन स्थिर व निश्चित होता है शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या लिख देंगे? वे पदार्थ जिनके प्रत्येक भाग का संगठन, वे पदार्थ जिनके प्रत्येक
भाग का संघटन, ठीक है, स्थिर, ठीक है दोस्तों, ये प्रत्येक भाग का संगठन क्या होता है? स्थिर व निश्चित होता है, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनके प्रत्येक भाग का संघटन स्थिर व निश्चित होता है, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांटा गया था। पहला आपका था तत्व, दूसरा यौगिक। ठीक है दोस्तों, तो अब शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत जो तत्व और यौगिक आते हैं, अब उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया। शुद्ध पदार्थ को दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो पहला आपका है तत्व और दूसरा आपका क्या है? यौगिक। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था शुद्ध पदार्थ। अब हमको किसके बारे में पढ़ना है? तत्व के बारे में। ठीक है दोस्तों, सबको देखिए बहुत ही बारीकी से और बारी बारी पढ़ा रहा हूँ, और उम्मीद है आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताइए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब ये हेडिंग डालते हैं आपको, क्या? तत्व। हेडिंग आपकी क्या डाली जाएगी? तत्व। अब ये तत्व क्या होते हैं? ठीक है, एलिमेंट्स। अब देखिए दोस्तों, ये तत्व क्या होते हैं? वह शुद्ध पदार्थ जिन्हें भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा न तो अन्य अवयव में अपघटित किया जा सकता है और न ही इसे निर्मित किया जा सकता है, क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी वह शुद्ध पदार्थ, लिख लीजिए यहाँ पे, वह शुद्ध पदार्थ जिन्हें भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा, जिन्हें भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा न तो अपघटित किया जा सकता है, न तो अपघटित किया जा सकता है और नहीं निर्मित किया जा सकता है, और नहीं निर्मित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तत्व कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि वह शुद्ध पदार्थ जिन्हें भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा न तो अपघटित किया जा सकता है और न ही निर्मित किया जा सकता है, ठीक है, और न ही बनाया जा सकता है, क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं, और प्योर शुद्ध होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे अब जैसे में लिख लीजिए दोस्तों, मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, कोई भी अक्षर समझ में नहीं आए तो मैं जो वहाँ पे जो अक्षर बोला हूँ लिखते समय, उसको आप लोग लिखा करिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, जैसे में आपका हो गया कार्बन। ठीक है दोस्तों, कार्बन निकाला जाता है। देखिए कार्बन में क्या क्या पाया जाता है? हीरा, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट आप लोग जानते होंगे, जो पेंसिलों में, जिस पेंसिल से हम लिखते हैं, उनके जो काला वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रेफाइट बोला जाता है। हीरा तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है दोस्तों,
सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया आपका। ठीक है दोस्तों, आदि कर दीजिए। ऐसे बहुत से तत्व हैं जो शुद्ध पदार्थ में पाए जाते हैं, ना तो इन्हें हम अपघटित कर सकते हैं और ना ही इन्हें हम निर्मित कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब क्या कह रहा है कि तत्वों को पुनः 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, तत्वों को पुनः 3 भागों में बांटा गया है, या ऐसे लिख सकते हैं, तत्वों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। तत्वों को मुख्यतः 3 भागों में तत्वों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है दोस्तों, जो पहला आपका है वह है धातु, दूसरा आपका हो गया अधातु और तीसरा आपका हो गया उपधातु। धातु, ठीक है दोस्तों, यह पहली हेडिंग आपकी है धातु। तत्व को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कौन कौन से? धातु, अधातु, उपधातु। जिसमें आपको पहला आपका क्या है? धातु। अब क्या पढ़ना है धातु के बारे में? देखिए, धातु क्या होता है? वे तत्व जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं। धात्विक गुणधर्म जैसे स्वाभाविक चमक, कठोरता, जो धातु होता है उसमें स्वाभाविक चमक होती है। आप उस पर कई अलग से उसमें चमक नहीं डाल सकते। जो भी होता है उसकी चमक वो स्वाभाविक होती है। जैसे हीरा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया। इसके साथ साथ वह कठोर भी होता है। जो भी धातु होते हैं वह कठोर भी होते हैं। विद्युत ऊष्मक, ठीक है, क्या होता है? देखिए, विद्युत एवं ऊष्मा चालकता भी होती है इसके अंदर। विद्युत एवं ऊष्मा चालकता आदि दर्शाते हैं। चलिए, ये तो हमारा हो गया धातु। अब जैसे में लिख लेते हैं। धातु में जैसे में क्या क्या होता है? धातु में जैसे में आपका हो गया सोना, चांदी, तांबा, प्लेटिनम आदि। ठीक है दोस्तों, सोना, चांदी, तांबा, प्लेटिनम आदि। इसमें स्वाभाविक चमक होता है। जो चमक होती है वह इनकी खुद की चमक होती है। अब दूसरे नंबर पे आपका है अधातु। दूसरे नंबर पे आपका है अधातु, नॉन मेटल्स। वे तत्व जो ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसका उल्टा होता है। देखिए, धातु क्या है? धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। लेकिन अधातु क्या है? ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, वे तत्व जो ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं अधातु कहलाते हैं। ठीक है, वे तत्व जो ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं अधातु कहलाते हैं। इसमें कोई विशेष खुद की चमक नहीं होती है। यह क्या होता है? चमकहीनता, अधात्विक गुणधर्म। इसमें अधात्विक गुणधर्म जैसे चमकहीनता, इसमें चमक नहीं होती है। इसमें खुद की चमक नहीं होती। आप अलग से चमक इसमें डाल भी सकते हैं। भंगुरता,
भंगुरता और जो है ऊष्मा कुचालकता। धातु में क्या था? ऊष्मा चालकता। इसमें क्या हो गया? विद्युत एवं ऊष्मा कुचालकता। ठीक है, विद्युत एवं ऊष्मा कुचालकता आदि। चलिए जैसे में लिख लेते हैं। तो जैसे में क्या होता है? आर्सेनिक, जर्मेनियम आदि। तो दोस्तों आर्सेनिक, जर्मेनियम आदि। चलिए आप हो गया धातु, अधातु। अब तीसरा आपका क्या बचा है? उपधातु। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। देखिए ये जो आर्सेनिक, जर्मेनियम है, यह उपधातु के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये उपधातु के उदाहरण हैं, लेकिन मैंने इसको अधातु में डाल दिया, तो इसको आप लोग इरेज कर दीजिए। ठीक है, इसके जो उदाहरण हैं उपधातु के, अधातु के, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन आदि। ठीक है दोस्तों, यह लिख लीजिएगा आप लोग, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन आदि उपधातु। देखिए अब उपधातु क्या होते हैं? वे तत्व जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुणधर्म पाए जाते हैं। उपधातु क्या होते हैं? वे तत्व जिनमें धातु व अधातु दोनों के गुणधर्म पाए जाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। देखिए वे तत्व जिनमें धातु व अधातु दोनों के गुणधर्म पाए जाते हैं उपधातु कहलाते हैं। तो उपधातु को लिख लीजिए जैसे में। कि हम इसको जैसे में लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा आर्सेनिक। ठीक है, आर्सेनिक। दूसरा हो जाएगा जर्मेनियम आदि। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं रहा हूँ और पूरी बारीकी से पढ़ा रहा हूँ। यह समझ जाइए कि पूरी एक किताब की तरह है। ठीक है, जितने भी टॉपिक्स हैं सब पूरी किताब में दिया है। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ जिसे दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग द्वारा प्राप्त किया जाता है, यौगिक कहलाता है। यौगिक को पुनः दो भागों में बांटा गया है। पहला है कार्बनिक यौगिक, दूसरा अकार्बनिक यौगिक। ठीक है दोस्तों, इसको मैंने पहले ही लिख लिया था ताकि आपका भी समय बचे और हमारा भी समय बचे। तो देखिए कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक बहुत बड़ा इशू नहीं है, इसको मैं यहीं पे आपको समझा दे रहा हूँ। अगर मैं बारी बारी पढ़ाऊँगा तो काफ़ी समय आपका भी बर्बाद होगा, मेरा भी बर्बाद होगा। तो समय की कीमत को समझिए। देखिए कार्बनिक यौगिक क्या होता है कि देखिए कार्बनिक यौगिक क्या होता है कि जिसमें कार्बन पाया जाता है। नाम से ही पता चला है कार्बनिक यौगिक, जिसमें कार्बन पाया जाता है। मुख्य रूप से कार्बन एवं हाइड्रोजन से बने यौगिक कार्बन यौगिक कहलाते हैं। इनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर आदि तत्व भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए जैसे में। इसके नीचे मैं दे रहा हूँ, देखिए CH4, इसमें C शामिल है कि नहीं? तो क्या हो गया आपका? कार्बन हो गया। C क्या होता है? कार्बन। H हाइड्रोजन हो गया आपका। दूसरा आपका हो गया C6H6, इसमें भी देखिए कार्बन हो गया और हाइड्रोजन हो गया। आप लोग पढ़े होंगे मेथ, एथ,
क्लास 10th में, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेक्ट, आक्ट, नॉन, डेक, तो ये सब जो होते हैं कार्बन के रूप होते हैं। ठीक है, तो उसको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझ जाइए कि कार्बनिक यौगिक यानी जिनमें कार्बन होता है, अकार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। इसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए, कोई भी एग्जाम्पल दे दीजिए, बस उसमें आपको क्या नहीं होना चाहिए, कार्बन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपका हो गया H2, इसमें कार्बन है, नहीं है। आपका हो गया NH3। ठीक है, इसके अलावा जो भी तत्व होते हैं, जो भी फार्मूले होते हैं, सब क्या होते हैं, अकार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कार्बनिक अकार्बनिक। अब चलते हैं शुद्ध अशुद्ध पदार्थ, सॉरी शुद्ध तो हो गया, ये शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत सब हमने पढ़ा। अब अशुद्ध पदार्थ पढ़ना हमको। ठीक है दोस्तों, अशुद्ध पदार्थ, देखिए अशुद्ध पदार्थ को क्या कहा जाता है, मिश्रण। अशुद्ध मतलब हम दो या दो से अधिक चीज़ों को आपस में मिला देते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, मिश्रण कहा जाता है या अशुद्ध पदार्थ कहा जाता है। तो इसका डिफिनीशन हम लिख लेते हैं। देखिए, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को, तत्वों या दोस्तों दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को एक मत लिखिए, दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी, क्या लिखेंगे आप लोग, किसी भी अनुपात में मिला देने पर, अनुपात में मिला देने पर, ठीक है दोस्तों, किसी भी अनुपात में मिला देने पर प्राप्त द्रव्य, प्राप्त द्रव्य क्या कहलाता है, हमारा मिश्रण कहलाता है। यही हमारा क्या होता है, मिश्रण कहलाता है। मिश्रण को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, अशुद्ध पदार्थ भी लिख सकते हैं। कहा दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर प्राप्त द्रव्य क्या कहलाता है, हमारा मिश्रण कहलाता है। ठीक है, जैसे में लिख लीजिए, जैसे में वायु, देखिए वायु में कितनी गैसें मिली रहती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बहुत सी गैसें मिली रहती हैं। दूसरा है दूध, दूध में तो बहुत से मिले होते हैं। तीसरा है समुद्री जल। ठीक है दोस्तों, समुद्री जल होता है कि नहीं, उसमें बहुत से चीज़ें पाए जाते हैं समुद्र में आदि। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मिश्रण को भी दो प्रकार के भागों में बांटा गया है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे हम, मिश्रण को दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका है समांगी मिश्रण, पहला आपका क्या है, समांगी मिश्रण। दूसरा आपका है विषमांगी मिश्रण। ठीक है दोस्तों, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, समांगी और विषमांगी मिश्रण। तो मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ समांगी और विषमांगी मिश्रण होता क्या है। ठीक है, समांगी मिश्रण, देखिए समांगी मिश्रण होता क्या है। समांगी मिश्रण जैसे मान लीजिए पानी प्लस चीनी, ये घुल जाता है कि नहीं, आपस में घुल जाता है। यहाँ पे हो गया बालू प्लस लोहे के बुरादे, इन दोनों को अगर हम आपस में मिलाएंगे तो क्या ये घुल जाएंगे, नहीं घुलेंगे। लेकिन पानी और चीनी को हम मिलाएंगे तो यह एक घुल जाएगा। चीनी किस में, पानी में घुल जाएगी पूरी तरह। तो जो चीज़ घुल जाता है उसको क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं, और जो नहीं घुलता उसको बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। वायु आपका क्या है,
वायु आपका समांगी मिश्रण, क्योंकि वायु में ऑक्सीजन घुल जाता है, यानी उसमें ऑक्सीजन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, तो वायु आपका क्या हो गया, समांगी मिश्रण हो गया। विषमांगी में आपका विषमांगा का हो गया जल प्लस वसा। ठीक है, अब बताइए पानी में अगर हम तेल को घोलेंगे तो घुल जाएगा? नहीं, तेल आपका ऊपर ही रहेगा, पानी के ऊपर, और उसे आप पहचान लेंगे नहीं, इसमें जो है ऊपर तेल है। ठीक है, तो यही दोनों इसमें डिफरेंट था। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, द्रव्य के गुणधर्म। द्रव्य के गुणधर्म, ठीक है, उसमें हमको पढ़ना है द्रव्यमान तथा भार। अब हमको इसके बारे में जानना है कि द्रव्यमान तथा भार, यानी द्रव्यमान और भार होते क्या हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, किसी तंत्र का द्रव्यमान किसी तंत्र का द्रव्यमान किसी तंत्र का द्रव्यमान उस तंत्र में उपस्थित उपस्थित पदार्थ की मात्रा को दर्शाता है, जबकि भार उस तंत्र पर लगने वाले गुरुत्व बल को दर्शाता है। गुरुत्व बल को दर्शाता है। ठीक है, देखिए द्रव्यमान क्या होता है, किसी तंत्र का द्रव्यमान उस तंत्र में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को दर्शाता है। देखिए जैसे हम बाजार जाते हैं, अगर 1 किलो दाल खरीदते हैं या 1 किलो आलू खरीदते हैं, तो वह हर जगह, चाहे जहां हम उसको लेके चले जाएं, वह हमेशा 1 किलो ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसी को क्या बोला जाता है, द्रव्यमान। ठीक है, भार क्या होता है कि हम उस आलू को या उस दाल को किसी एक जगह पे, पृथ्वी के किसी एक जगह पे हम रख देते हैं, तो जो वह दबाव डालता है, जो पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है उसको, वही क्या होता है, वही भार होता है। और एक चीज़ और जान जाइए आप लोग कि भार हर जगह बदलता रहता है, जबकि द्रव्यमान नहीं बदलता है, लेकिन भार पृथ्वी के हर जगह पर क्या होता है, बदलता रहता है। ठीक है दोस्तों, यही फर्क है। द्रव्यमान हम जितनी सामान खरीदेंगे, 1 किलो 2 किलो, वह हमारा द्रव्यमान कहलाता है। और भार जो पृथ्वी अपनी तरफ किसी वस्तु को जितना भार से खींचती है, उसे हम भार कहते हैं। तो इसका एक फार्मूला है, भार, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, W से। भार बराबर द्रव्यमान को यम से गुणे गुरुत्वीय त्वरण, स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं W बराबर mg। ठीक है दोस्तों, यही आपका फार्मूला है। भार बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, W बराबर mg। भार को क्या बोला जाता है अंग्रेजी में, वेट, द्रव्यमान को मास, और इसको ग्रेविटी। चलिए दोस्तों,
ये तो हो गया हमारा। अब हम आते हैं आयतन। ठीक है, आयतन। अब देखिए आयतन क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा घेरे गए, देखिए किसी वस्तु द्वारा घेरे गए कुल स्थान को, किसी वस्तु द्वारा घेरे गए कुल स्थान को उसका आयतन कहते हैं। कुल स्थान को उसका आयतन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को पता ही होगा कि किसी वस्तु का आयतन किस में मापा जाता है, लीटर में, मीटर क्यू में। चलिए इसको हम लिख सकते हैं, मान लीजिए ये हमारा क्या है, लंबाई यानी क्यू होना चाहिए, या हम इसको लिख सकते हैं मीटर क्यू, लीटर लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इनके सबसे छोटे मात्रक भी होते हैं, जैसे हो गया आपका सेमी क्यू, यह सबसे छोटे मात्रक होते हैं। डेसीमीटर, डेसीमीटर होते हैं। ठीक है, ये तो था हमारा आयतन। अब हम आते हैं घनत्व। घनत्व क्या होता है, घनत्व, डेंसिटी जिसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है कि इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा उसका घनत्व कहलाती है। तो इसको लिख लेते हैं, इकाई आयतन में उपस्थित, इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा उसका घनत्व कहलाती है, उसका घनत्व कहलाती है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा उसका घनत्व कहलाती है। ठीक है, तो देखिए घनत्व होता क्या है, घनत्व मतलब क्या होता है, घन। ठीक है, किसी चीज जो घन हो, जैसे मान लीजिए जल और बर्फ में, जल और बर्फ में किसका घनत्व ज़्यादा होता है। देखिए जल और बर्फ में किसका घनत्व ज़्यादा होता है, कौन ज़्यादा पास पास होते हैं, यानी किसकी अणु एकदम ज़्यादा पास पास होते हैं। तो देखिए जल, बर्फ को आप अगर देखेंगे ध्यान से तो उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। बर्फ को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। तो उसके अणु तो थोड़ा दूर दूर हो गए। ठीक है, जो कि उसको ठोस माना जाता है, लेकिन उसमें जो छिद्र पाए जाते हैं तो उसका घनत्व क्या हुआ, कम हो गया। ठीक है, तो इसमें जल और बर्फ में जल का घनत्व ज़्यादा होता है, घनत्व ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। दूध और मलाई, दूध और मलाई में बताइए इसमें किसका घनत्व ज़्यादा होता है। देखिए इसमें दूध का घनत्व ज़्यादा होता है। आप लोग मलाई जिसको हम कहते हैं ना साधी, उसको उठा के देखेंगे तो उसमें छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है। ठीक है, तो जब ये छिद्र पाया जाता है तो यह घन कहाँ हुआ। ठीक है, लेकिन दूध आपको देखेंगे प्योर घन, उसमें अब कहीं छिद्र नहीं पाया जाता है। तो इसलिए इसमें दूध का घनत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है। दूध का घनत्व ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए एक फार्मूला है घनत्व का, घनत्व स्मॉल डी, क्या कहते हैं इसको, घनत्व को, डेंसिटी। द्रव्यमान, इसको एम बोला जाता है, द्रव्यमान बट्टे आयतन। ठीक है, इसको कैपिटल भी बोला जाता है।
हो जाएगा D बराबर m/v। ये आपका हो गया घनत्व का फार्मूला। ठीक है, देखिए दोस्तों, जितना भी फार्मूला लिखा रहा हूँ उसको बहुत ही केयरफुली समझिए और मेरे साथ साथ नोट भी बनाते जाइए और फार्मूलों को ज़रूर याद करिए आप। ठीक है, चलिए, तापमान आपकी अगली हेडिंग है तापमान। किसी वस्तु का तापमान उस वस्तु में उपस्थित ऊष्मीय ऊर्जा की क्या होती है, माप होती है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। किसी वस्तु का तापमान, किसी वस्तु का तापमान उस वस्तु में उपस्थित किसी वस्तु का तापमान उस वस्तु में उपस्थित ऊष्मीय ऊर्जा की माप होती है। ऊष्मीय ऊर्जा की माप होती है। ठीक है, इसको भी 3 भागों में बांटा गया। निम्नलिखित 3 प्रमुख हैं। भाग तो देखिए बहुत हैं, लेकिन जो मेन है वही, तो इसको लिख देंगे हम जिनमें 3 प्रमुख हैं। पहला आपका है फ़ारेनहाइट। जिसे हम कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा आपका है सेल्सियस, जिसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा आपका है केल्विन। ठीक है, जिसे हम K से प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो था ताप के पैमाने। ठीक है, इनके एक फार्मूला मैं लिखवा दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, फ़ारेनहाइट, अगर आपको फ़ारेनहाइट पता करना है तब 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये फ़ारेनहाइट का है। किसका है, आप इससे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों निकाल सकते हैं। और एक है केल्विन का भी देख लीजिए। केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ठीक है, ये आपका हो गया किसका, केल्विन का फार्मूला हो गया। ठीक है, ये आपका फ़ारेनहाइट का है, जिससे हम फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों को निकाल सकते हैं, और एक केल्विन का है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर देखिए, कह रहा है कि 30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए। तो अभी मैंने एक फार्मूला लिखवाया था आपको, फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, इसके आधार पर हम फ़ारेनहाइट में बदलेंगे। तो देखिए 9/5 गुणे डिग्री सेल्सियस कितना दिया आपका, 30 दिया है, प्लस 32 हो जाएगा। काट देंगे, 6 आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 छक 30, तो 9 छक 54। देखिए 5 छक 30, 9 छक कितना हो जाएगा आपका 54 प्लस 32 बराबर 86 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट बराबर कितना निकल गया, 86 डिग्री निकल गया। ये आपका आंसर हो गया। अगर हमको सेल्सियस निकालना है तब, चलिए एक सवाल है, लिख लेते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 2 मान के 41 डिग्री फ़ारेनहाइट, 41 डिग्री फ़ारेनहाइट को किसमें बदलना है, सेल्सियस में बदलिए। चलिए थोड़ा सा शॉर्टकट लिख दे रहा हूँ, समझ जाइएगा आप लोग। तो देखिए सूत्र तो वही रहेगा, फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। फ़ारेनहाइट कितना दिया आपका, 41 दिया है, बराबर 9/5 गुणे
और प्लस 32। देखिए 32 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 41 माइनस 32 9/5 गुणा डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, देखिए प्लस, देखिए 32 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब हम इसको घटा देते हैं, घटाने में कितना आएगा आपका 9 आ जाएगा। अब देखिए 9 का इधर गुणा इधर क्या हो जाएगा भाग, 5 का इधर भाग इधर क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। ठीक है, 5 के इधर क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। तो 9 को 9 कट गया, डिग्री सेल्सियस ये बचा कितना 5, हम लिख सकते हैं डिग्री सेल्सियस बराबर 5। ठीक है, इससे आप दोनों निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।